नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फर्स्ट सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस। आज हम लोग एमसीक्यू को पढ़ने वाले हैं। एमसीक्यू के पहले जो है थोड़ा सा डिटेल जानना थोड़ा जरूरी है, इसलिए थोड़ा डिटेल को जानते हुए हम लोग एमसीक्यू को हम लोग कवर करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं हमारा दूसरा चैप्टर, क्योंकि थोड़ा सा बेस मजबूत करना जरूरी है। चैप्टर है हमारा राज्य, यानी कि राज्य के अंतर्गत हम लोग उसकी परिभाषा और उनकी विशेषता को जानेंगे। तो राज्य क्या होता है? सबसे पहले प्रश्न आपके एग्जाम में अगर पूछ ले कि राज्य क्या है, तो देखिए राज्य के पास में जो है राज्य पॉलिटिकल साइंस के हिसाब में राज्य को जो है राज्य होगा देश, ठीक है। और जो हमारा स्टेट होता है जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, ये सब क्या होगा? ये सब प्रांत होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कौन सा देश है, कौन सा राष्ट्र है, ठीक है, कौन सा प्रांत के अंतर्गत आएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए राज्य क्या है, इसको लेकर के जो है बहुत मतलब इसका जो प्रश्न है काफी जटिल है, एक बार में उत्तर नहीं दिया जा सकता है। फिर भी कुछ कंडीशन है जिसके तहत हम लोग राज्य की परिभाषा को आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले कुछ पॉइंट है उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स कौन थे? उन्होंने राज्य के लिए कौन सा जो परिभाषा दिया, उनको हम लोग जाने। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार जो राज्य है, राज्य एक वर्गीय संस्था है, ठीक है। अब देखिए राज्य जो है अंग्रेजी का रूपांतरण है, ठीक है। स्टेट यानी लैटिन भाषा का जो शब्द है स्टेट्स यानी स्टेटस, उसी से बना है स्टेट, ठीक है। यहाँ तक खैर ये सब तो हम लोग एमसीक्यू में पढ़ ही लेंगे। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है। तो एग्जाम में पूछता है कि राज्य शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? तो निकेलो मैकियावेली ने, ठीक है, याद रखिएगा। निकेलो निकोलो मैकियावेली ने सबसे पहले जो है राज्य शब्द का प्रयोग किया था अपनी पुस्तक द प्रिंस में, ठीक है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि निकेलो मैकियावेली या मैकियावेली की पुस्तक का नाम क्या है, तो द प्रिंस, किसने जो है सबसे पहले राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था? तो मैकियावेली ने, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। उसका कई सारा है, जैसे गोंदा का पुस्तक है रिपब्लिक, ये सब है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग एमसीक्यू में कवर कर ही लेंगे। अब जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिए राज्य, एक राज्य को होने के लिए क्या क्या शर्त है उसको हम लोग को जानना जरूरी है। जैसे एक राज्य का जो आवश्यक तत्व क्या होता है, या कौन सा तत्वों को मिला करके राज्य का निर्माण होता है, उसके बारे में हम लोग जाने। तो सबसे पहले राज्य को होने के लिए चार चीज इंपॉर्टेंट है। कौन सा? तो सबसे पहले होगा जनसंख्या, ठीक है। सबसे पहले कौन होगा? जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। किसी भी राज्य को, यानी कि कोई भी राज्य होने के लिए कुछ शर्तें होती है, ठीक है। बिना शर्त के जो है राज्य नहीं बना जा सकता है, ठीक है। तो जैसे कहा जाए कि राज्य का आवश्यक तत्व कौन कौन सा है, तो चार तत्व है। कौन कौन? सबसे पहले जनसंख्या, ठीक है। जनसंख्या होना चाहिए, किसी भी राज्य के लिए जनसंख्या होना चाहिए, एक निश्चित पॉपुलेशन होना अनिवार्य है राज्य के लिए, ठीक है। बिना जनसंख्या क्या है, जो राज्य नहीं बन सकता है, ठीक है। तो राज्य का होना अति आवश्यक है। दूसरा, निश्चित भूभाग। अगर निश्चित भूभाग नहीं होगा तो जनसंख्या कैसे उसमें जो निवास करेगा, या जनसंख्या कैसे उसमें बसना प्रारंभ करेगा? तो निश्चित भूभाग भी होना चाहिए। अब सरकार भी होना चाहिए, तो किसी भी राज्य को चलाने के लिए सरकार होना चाहिए, ठीक है। चौथा नंबर में आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, संप्रभुता, ठीक है। संप्रभुता का मतलब होता है शक्ति, राज्य के अंदर की शक्ति और राज्य के बाहर की शक्ति, ठीक है। कोई भी राज्य
तभी राज्य घोषित होगा जब उसके पास संप्रभुता होगा। ठीक है, राज्य संप्रभुता का अर्थ है कि किसी भी राज्य के अंदर जो है उसके पास आंतरिक शक्ति होना अति आवश्यक है और बाहरी शक्ति भी होना अति आवश्यक है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई भी कंट्री आपके देश में किसी भी चीज को लागू करे तो आपको जो है उसे हम लोग बाहरी शक्ति बोलेंगे, तो बाहरी शक्ति को हाँ या ना कहने का अधिकार या उसे मना करने का अधिकार होना चाहिए, वो संप्रभुता के द्वारा ही होगा। मान लीजिए अंदर में कोई आंतरिक कलह हो गया तो उसको दबाने की शक्ति को जो हम लोग संप्रभुता के नाम से जानते हैं। कोई भी बाहर से कोई चीज या नियम या कानून लागू कर रहा है आपके देश में तो उसको रोकने का अधिकार भी संप्रभुता कहलाता है। तो किसी भी देश या राज्य में जो है आंतरिक कलह हो रहा है उसको दबाने का शक्ति, कोई बाहर का नियम कानून आपके देश में जब लागू करने की कोशिश की जा रही है उसको जो है हटाने का जो है पावर आपके पास होगा, यानी कि बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार की शक्ति अगर आपके पास है तो आप संप्रभुता संपन्न देश है। ठीक है, तो चारों में से कोई भी एक चीज जो है, एक तत्व जो है अगर नहीं होगा आपके पास तो आपको जो है राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। राज्य से यहाँ पॉलिटिकल साइंस में देश को संबोधित किया जाता है। ठीक है, किसी भी राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, इसको हम लोग प्रांत बोलते हैं। और एक बात जान के रखिएगा, कोई भी देश होगा, बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के पास जनसंख्या भी है, निश्चित भूभाग भी है, उसके पास अपना सरकार है, उसके पास संप्रभुता है। मान लीजिए कि कोई भी देश, मान लिया भूटान जो है बांग्लादेश में किसी चीज को लागू, कोई कानून लगाना चाहता है तो वो नहीं लगा पाएगा। अगर बांग्लादेश में कोई आंतरिक कलह हो रहा है तो संप्रभुता के दम पर जो है वहां की सरकार उस आंदोलन को दबा सकता है। और भूटान, मान लीजिए उदाहरण के लिए भूटान जो है बांग्लादेश में कोई कानून लागू करता है तो बांग्लादेश इसे मना कर सकता है क्योंकि उसके पास संप्रभुता है। ठीक, अब देखिए कोई भी राज्य जैसे उत्तर प्रदेश के पास जनसंख्या जरूर होगा, निश्चित भूभाग जरूर होगा, उनके पास अपना सरकार जरूर होगा, लेकिन संप्रभुता नहीं होगा। ठीक है, संप्रभुता नहीं होगा, याद रखिएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके पास आंतरिक पावर तो है, अपने राज्य में कोई भी चीज को वो कोई भी कानून को वो रोक सकता है। ठीक है, संशोधन कर सकता है आपसे। किंतु अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश किसके अंतर्गत आ रहा है? भारत, यानी कि भारत, उत्तर प्रदेश के ऊपर कौन है? भारत है, यानी कि भारत के ही अंदर है। तो अगर भारत यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या भारत सरकार कोई कानून पास करती है तो वो उत्तर प्रदेश में भी लागू होगा, उसे वहां की सरकार मना नहीं कर सकती है। यानी कि आंतरिक संप्रभुता है परंतु बाहरी संप्रभुता जो है यूपी के पास नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जो भी हमारे राज्य होते हैं उसे हम लोग प्रांत बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस की भाषा में। आपको समझ में आया? तो उत्तर प्रदेश एक राज्य नहीं हो सकता है, त्रिपुरा एक राज्य नहीं हो सकता है, मध्य प्रदेश एक राज्य नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके पास संप्रभुता का अभाव है। ठीक है, यहां तक क्लियर, समझ में आ गया? तो कौन राष्ट्र होगा या कौन राज्य होगा? तो भारत होगा, बांग्लादेश होगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये सब बड़े बड़े जितने भी देश है वो राज्य के अंतर्गत आते हैं। और जितने हमारे स्टेट है, 28 स्टेट है ना, वो प्रांत के अंतर्गत आते हैं क्योंकि उसके पास संप्रभुता का अभाव होता है। ठीक है, वो आंतरिक शक्ति को तो कर सकता है लेकिन बाहरी शक्ति लागू नहीं कर सकता। अब सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार कोई नियम लागू होगा तो उस राज्य में भी वो लागू होगा, उसे मना नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास बाहरी संप्रभुता नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? उसके बाद देखिए, हाँ, तो जनसंख्या होगा, निश्चित भूभाग, सरकार, संप्रभुता। याद रखिएगा, जनसंख्या एक नंबर यहां से समझते हुए आगे चलेंगे हम लोग। तो देखिए जनसंख्या, तो जनसंख्या राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, जनसंख्या राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछे कि राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है तो जनसंख्या, ये सही है। ठीक है, लेकिन आपसे अगर एग्जाम में एग्जामिनर आपको घुमा दे कि जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता में सबसे, यानी कि इन चारों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो संप्रभुता। ठीक है,
अगर क्वेश्चन में पूछे कि राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है, तो जनसंख्या सही है। लेकिन अगर क्वेश्चन घुमा करके पूछे कि जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार, संप्रभुता, यानी इन चारों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है, तो संप्रभुता। अगर जहां शब्द आ जाए जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार, संप्रभुता और लिख दे कि इन चारों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है, तो संप्रभुता। अगर कुछ ना लिखे और केवल ये जनसंख्या, तो जनसंख्या राज्य का महत्वपूर्ण अंग है, ये बात सही है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछे चारों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है, तो संप्रभुता है। क्लियर। उसके बाद द लॉज के अनुसार जो है आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, तो 5040 होनी चाहिए। ठीक है, कितनी होनी चाहिए, द लॉज के अनुसार राज्य की जो जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, आदर्श जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। यहां तक क्लियर है। और देखिए एक इंपॉर्टेंट है, रूसो के अनुसार कितनी होनी चाहिए जनसंख्या, आदर्श जनसंख्या, तो 10,000 होनी चाहिए। यहां तक क्लियर है, एमसीक्यू में पूछा हुआ है ये। उसके बाद देखिए निश्चित भूभाग, तो राज्य के लिए दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वह है निश्चित भूभाग। ठीक है, बिना भूभाग का कोई राज्य नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या को निवास करने के लिए जगह चाहिए। ठीक है, तीसरा सरकार, राज्य का तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वह है सरकार, याद रखिएगा। और सरकार से एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछता है। ठीक है, बिना सरकार के कोई भी राज्य नहीं चल सकता है। राज्य को चलाने के, जिस प्रकार गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार घर को चलाने के लिए घर की मुखिया की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार किसी भी राज्य को अर्थात देश को चलाने के लिए सरकार की अति आवश्यक होना अनिवार्य है। बिना सरकार का जो है देश या राज्य नहीं चल सकता है। तो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग सरकार है। अब देखिए सरकार के जो है 3 अंग होते हैं जो राज्य को चलाने के लिए काफी जरूरी है, और इन 3 अंग के बिना जो है राज्य कभी नहीं चल सकता है। और यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, एकदम VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यानी कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। सरकार के 3 अंग होते हैं। ठीक है, एक राज्य को चलाने के लिए सरकार तो चाहिए ही चाहिए, साथ में सरकार के जो है 3 अंग होते हैं जो सरकार को राज्य को चलाने के लिए या देश को चलाने के लिए वो सरकार को मदद करते हैं, यानी कि सरकार की सहायता करती है। तो कौन है, सबसे पहले कार्यपालिका, विधानमंडल, न्यायपालिका। ठीक है, यहां तक क्लियर है। कार्यपालिका, विधानमंडल, न्यायपालिका। कार्यपालिका जो है देश का शासन चलाती है और कानून लागू करती है। याद रखिएगा कार्यपालिका का काम क्या है, यह देश का शासन चलाती है। ठीक है, कानून को लागू करती है। ठीक है, और विधानमंडल जो है कानून को बनाता है। याद रखिए कानून कौन बनाता है, तो विधानमंडल कानून को बनाता है, और कानून को लागू कौन करता है, तो कार्यपालिका। कार्यपालिका काम ही है शासन करना। ठीक है, और जो विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून को सुचारू रूप से लागू करना। ठीक है, न्यायपालिका का काम क्या है, तो कानूनों की व्याख्या तथा रक्षा करने का काम न्यायपालिका। न्यायपालिका का अर्थ है न्याय करना। ठीक है, कानूनों की व्याख्या तथा रक्षा करना कि कोई कानून का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। जैसे न्यायपालिका के अंतर्गत कोर्ट परिसर वगैरह आगे आएगा, जो न्याय करेगा उसको न्यायपालिका। कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना, विधानमंडल का काम है कानून को बनाना। ठीक है, कार्यपालिका का काम हो गया शासन चलाना, कानून को लागू करना, विधानमंडल का काम है कानून को बनाना। ठीक है, न्यायपालिका का काम है कानूनों की व्याख्या तथा रक्षा करना। ठीक है, जो व्यक्ति सरकार के नियम और कानून का पालन नहीं करे तो सरकार उन्हें दंडित करती है। ये बात सही है, ये बात क्लियर है। ठीक है,
अब देखिए एक बात आप जान करके रखिएगा, अब कई देश है जहां पर जो है लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। यहां से आपसे प्रश्न पूछे कि लोकतंत्र क्या है, तो जनता का शासन, यानी कि सरकार का चुनाव मतदान के द्वारा होता है। ठीक है, ठीक है, यानी कि जनता का शासन। तो कौन सा? तो भारत क्या है? एक लोकतांत्रिक देश है। भारत में लोकतंत्र है। इंग्लैंड में है, कनाडा में है, न्यूजीलैंड में है, फ्रांस में, इटली में है। वही चीन में अगर देखा जाए, वही चीन आदि कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी लंबे समय पर जो है यहाँ पर देखिए, यहां से आपसे एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी निम्नलिखित देशों में चलता है। किस देश में जो है कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार है? तो चाइना में है, फिनलैंड में है, चिकोस्लावाकिया में है, हंगरी में है। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो इन सब में है, चीन है, फिनलैंड है, ठीक है, चिकोस्लोवाकिया में है, हंगरी में है, ठीक है, पोलैंड में है। यहाँ सब में कम्युनिस्ट पार्टी है, याद रखिएगा। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, चार ऑप्शन दे देगा, चाइना, फिनलैंड, चिको स्लोवाकिया हो गया, हंगरी हो गया, पोलैंड हो गया, ये सब में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। उसके बाद देखिए, चौथा नंबर में आता है संप्रभुता। ठीक है, संप्रभुता जो है, राज्य की सभी विशेषताओं में संप्रभुता बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसे राज्य का प्राण कहा जाता है। संप्रभुता को क्या कहा जाता है? तो राज्य का प्राण कहा जाता है। इंपॉर्टेंट 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 प्रश्न। संप्रभुता अभी मैंने आपको बताया था ना कि चारों में जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार, संप्रभुता में सभी में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो राज्य की सभी विशेषताओं में संप्रभुता बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह राज्य का प्राण है। यहां तक क्लियर हो गया? उसके बाद देखिए, राज्य का प्राण संप्रभुता। उसके बाद यहां पर देखिए, राज्य के अस्तित्व एवं विचार। ठीक है, तो यहां देखिए, यहां प्रश्न पूछे जाए, क्या भारत और बांग्लादेश राज्य हैं? तो आपको पता है कि भारत, अब यहां कंफ्यूज मत हो जाएगा। राज्य मतलब, राज्य क्या होता है? राज्य को पॉलिटिकल भाषा में देश को ही राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहीं पे क्लियर हो जाएगा। क्या भारत और बांग्लादेश राज्य है? दोनों देश जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार और संपूर्णता के गुणों से संपन्न है, अतः राज्य है। ठीक है, चारों चीज है, तो भारत और बांग्लादेश दोनों राज्य है। ठीक है, अब यहां पे दूसरा है, क्या पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा राज्य है? यहां दोनों के लिए जो राज्य की संख्या दी जाएगी, इसका अर्थ होगा प्रांत। ठीक है, समझ में आ गया? प्रांत, जितना भी 28 राज्य, सबको प्रांत का दर्जा दिया गया है पॉलिटिकल के हिसाब से, और राज्य का मतलब देश। यहां तक क्लियर है? अब देखिए, इनमें संप्रभुता के अलावा दूसरे तत्व उपस्थित होते हुए भी ये राज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास संप्रभुता का अभाव है। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? क्या संयुक्त राष्ट्र संघ राज्य है? तो देखिए, तो कई संप्रभुता संपन्न राज्यों से मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसमें जनसंख्या नहीं है, क्षेत्र नहीं है, पर प्रशासन के लिए साधारण सभा, सुरक्षा परिषद, अतिरिक्त भाग होते हुए भी संप्रभुता संपन्न नहीं है, अतः राज्य नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो राज्य नहीं है, तो राज्य का दर्जा इसमें नहीं मिल सकता है। यहां तक क्लियर है? तो यहां
समझ में आ गया। देखिए राज्य में संप्रभुता तो है, लेकिन वो अपने राज्य के चीजों को, कोई भी प्रांत है तो उसके अंदर संप्रभुता अवश्य है, लेकिन वो आंतरिक, अपने राज्य के आंतरिक चीजों को, यानी कि अपने प्रांत के आंतरिक चीजों के जो है मसले को हल कर सकता है, लेकिन बाहरी अगर देश अगर किसी चीज को लागू करे तो उसे वह मना नहीं कर सकता है। तो बाहरी शक्ति लेने का अधिकार उसके पास नहीं है, इसीलिए वो जो है राज्य नहीं कहलाएगा। यहां तक क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं हम लोग अब चलेंगे एमसीक्यू की तरफ। ठीक है, तो एमसीक्यू जो है उसको हम लोग कल नहीं तो कर लेंगे अलग वीडियो बना करके, नहीं तो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।